वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे और पास्ट पेपर्स के रिगार्डिंग आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम 2022 से रिलेटेड एक और पेपर देखने जा रहे हैं जो कि नैब तहसीलदार का है, जनरल नॉलेज है और 14th ग्रेड की पोस्ट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पेपर है 2022 का। तो एमसीक्यूज की तरफ वन बाय वन मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज है, हु इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है वो है मोहम्मद हसन अखंड। मोहम्मद हसन अखंड, जो कि एज आ मुल्ला भी कह सकते हैं, पॉलिटिशियन या तालिबान लीडर भी कह सकते हैं, जो कि करंटली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, यानी अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 से ऑनवर्ड अभी 2024 में भी मोहम्मद हसन अखंड जो हैं यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है। ये कहा जा सकता है कि ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ तालिबान, या कह सकते हैं कि सीनियर मेंबर है उनकी, या फिर लीडिंग मेंबर है उनकी मूवमेंट का। मोहम्मद हसन अखंड इज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का। इसके अलावा सेकंड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं हम लोग। द टॉम्ब ऑफ अनारकली इज सिचुएटेड इन। अनारकली का जो मज़ार है वो कहाँ पे वाक़या है? तो यहाँ पे इनसाइड ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये लाहौर की जो सिविल सेक्रेटेरिएट है ना, जो ब्रिटिश एयर मॉल जो है, या फिर साउथ वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ जो सिटी है लाहौर की, लाहौर का उस साइड पे जो है अनारकली का मज़ार मौजूद है। चूंकि ये आपको वही पूरी स्टोरी अगर बताने पे आऊं, तो जो मुगल एम्परर था अकबर, उसने लव अफेयर था अनारकली का किसके साथ? उसके बेटे सलीम के साथ। तो इसकी वजह से उसे सजा के तौर पर दीवार में चिनवा दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे चिनवाया गया था? लाहौर में। ठीक है, तो इनसाइड ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट, वो आपने मे बी आपने वो सॉन्ग सुना हो रिलेटेड टू अनारकली, जिसमें कंप्लीट जो रोल पाकिस्तान की तरफ से प्ले किया गया है कि किस तरह जो है अनारकली और जो प्रिंस सलीम था दोनों के दरमियान किस तरह जो है डिफरेंट यानी रिलेशनशिप थी, और उसके रिगार्डिंग फिर उससे अनारकली को किस तरह दरबार में लाया गया, और किस तरह उसने यानी इन वन लाइन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, वहां से अनारकली की कंप्लीट जो स्टोरी है आप याद रख सकते हैं। तो वहीं से आप ये भी याद रख सकते हैं कि उनका जो मज़ार है इनसाइड ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट मौजूद है। उसके बाद इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। अब आपके माइंड में होगा कि ये इंग्लिश चैनल कोई टीवी प्रोग्राम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चैनल जो है ये हम कह सकते हैं दैट कि एक नैरो बॉडी है वाटर की, जो कि सेपरेट करती है इंग्लैंड को और फ्रांस को। जो इंग्लैंड की साइड है वो साउदर्न साइड है, और जो फ्रांस की है वो नॉर्दर्न साइड है। दोनों साइड्स को सेपरेट करती है, यानी अ नॉर्दर्न लाइन बिटवीन किस किस कंट्री के दरमियान? इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो यहाँ पे हमारे पास इन इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 48th CFM सेशन इन 2022? जो 48th सेशन था ना 2022 का, ये पाकिस्तान ने होस्ट किया था। CFM स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जो सेशन है 48th सेशन, ये तकरीबन 22 और 23 मार्च को होता है पाकिस्तान के अंदर 2022 में। और OIC आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि ये क्या है हमारे पास? ये हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है इसको, इसका कंप्लीट एब्रीवेशन है।
ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब बनी, जो पाकिस्तान है वो इसका पार्ट कब बना, और इसमें टोटल कितने कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये इस पेपर से रिलेट करती हैं, यानी इसके आगे पीछे वाले सारे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज कॉल्ड एज पोइट ऑफ ईस्ट। शायर मशरक किसे कहा जाता है? तो वेरी इजी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरक कहा जाता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अल्लामा इकबाल, या फिर लोहो कलम, या फिर बांगे दरा, या फिर कोई भी, यानी हमारी सबसे जो बेस्ट शायरी अब तक, जो कि हमें अल्लाह ताला के साथ एक लगाव हमारे अंदर पैदा करती है, वो अल्लामा इकबाल की शायरी है। तो शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय। मरकरी थर्मामीटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था? तो अगर हम बात करते हैं मरकरी थर्मामीटर की, तो ये 1714 के अंदर इन्वेंट किया गया था। और ये इन्वेंट किसने किया है? डैनियल गब्रिएल फ़ारेनहाइट। डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने, फ़ारेनहाइट यानी टेम्परेचर से रिलेट करता है ना, तो फ़ारेनहाइट नेम से आप क्लू लगा सकते हैं कि मरकरी थर्मामीटर जो है इस पर्सन ने इन्वेंट किया था। उसके बाद फिर इन्होंने डैनियल गैब्रिएल जो फ़ारेनहाइट हैं, इन्होंने 1714 में मरकरी थर्मामीटर जो है उसको इन्वेंट किया। और 1724 के अंदर जो है इन्होंने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल जो था वो उसको डेवलप किया था। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल या मरकरी थर्मामीटर दोनों जो हैं वो किसने इन्वेंट किए? डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7, द कलर विच वी सी व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड। तो ये है एल एंग्रो। एल एंग्रो कलर जो है ये हमें नजर आता है, ये कौन से वाला कलर है? ये होता डार्किश कलर है, ठीक है। जब हम अपनी आईज कुछ देर के लिए क्लोज करते हैं तो हमें एक कलर नजर आता है। ज्यादातर हम तो कहते हैं कि ये ब्लैक कलर है, ये ना थोड़ा ब्रेन ग्रे कलर हम कह सकते हैं, ग्रे सा कलर, डार्क ग्रे सा कलर जो है वो नजर आता है। और ये जो वर्ड है ना यहाँ पे मेंशन सी पार्ट में, सी ऑप्शन में किया गया है, ये इन एक्चुअल ये कलर के लिए ही यूज होता है, ताकि जैसे हमारी जो आईज हैं वो परसीव करती हैं कंप्लीट डार्कनेस के अंदर, हम मुकम्मल अंधेरा हो, लाइट ऑन ना हो तो हम देखने की कोशिश करते हैं अंधेरे में, उस वक्त भी हमें जो कलर नजर आ रहा होता है वो यही कलर होता है। तो कलर विच वी सी व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड, देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं, विच इंडियन मुस्लिम लीडर कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये कंप्लीट इसके पीछे मैं कह सकती हूँ कि एक स्टोरी भी है कि यानी इसके पीछे गांधी का सोचा समझा प्लान था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश से जो है वो आज़ादी हासिल करने के लिए इन एक्चुअल इसका इसमें रोल प्ले किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनके अगेंस्ट। जब यानी ब्रिटेन जो थे उनका दौरे हुकूमत चल रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, उस वक्त क्या सीन था कि इंडियंस जो थे उनके काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन मुस्लिम्स जो थे वो करीब नहीं थे। तो लेकिन जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है तो ब्रिटेन जो है वो कहते हैं कि हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो जो इंडियन लीडर्स है ना वो इंडिया जो मूवमेंट है यानी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, लीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब हमने जो है इस मूवमेंट का पार्ट नहीं बनना, हमने साथ नहीं देना, हम तो मारे जाएंगे इस तरह अगर हम ब्रिटिश का साथ देंगे। तो उनके ज्यादातर जो लीडर्स थे उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि हम जो है वो रिजाइन कर देते हैं। तो उनके जो मिनिस्टर्स थे जो बड़े बड़े थे उन्होंने जो है रिजाइन किया। तो कायदे आजम ने इस दिन को जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस का नाम दिया, ये पीछे की सारी स्टोरी है इसकी। तो उस दिन उसी दिन को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अगेंस्ट मुस्लिम्स, कायदे आजम ने कहा कि ये जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट चल रही थी लेकिन अब ये जो है ये खत्म होती है। और उस दिन जो है
बहुत ज्यादा यानी खुशी का मौका था मुसलमानों के लिए कि मोस्ट ऑफ द इंडियन लीडर्स रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स एंड मुस्लिम जो हैं इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ वादा किया कि हम आप लोगों के साथ जो है आप लोगों का साथ देंगे और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो इस तरह उनके सामने हमारी जो है एक वैल्यू इंक्रीज हुई और इंडिया जो है उनकी वैल्यू कम हो गई। उसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट ऑन डैश टू डिस्कस अफगानिस्तान इशू। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इन्होंने मीटअप रखा अफगानिस्तान इशू के लिए। जो है वहाँ पे जो तालिबान हैं उनको भी बुलाया गया। ठीक है। और इसके अलावा ताकि ये जो मसला है ना अफगानिस्तान से रिलेटेड उनके लोगों से मुतल्लक और स्पेशली जो तालिबान है उनसे रिलेटेड उसको जो है बेहतर तरीके से या फिर अमन व अमान के साथ जो है रिजॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने तो तकरीबन 16 अगस्त 2021 को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इन्होंने एक नई गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान में बनाने के लिए और तमाम जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं और अब्यूजेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये जो मीटिंग है वो 16 अगस्त 2021 को हुई। उसके बाद टेंथ एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज, ह्यूमन राइट्स का जो फर्स्ट चार्टर है उसका क्या नेम है? तो उसका नेम है क्या? उसका नेम है हमारे पास मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? ये जो मैग्ना कार्टा है ना ये तकरीबन 1215 में इशू किया गया था। और होता क्या है कि कोई भी आपने जो है नया इकदाम उठाना है उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। उसके ऊपर राइटिंग्स होंगी और जो उस गवर्नमेंट का हेड होगा, ठीक है, वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो है वो तमाम काम सरंजाम देगा अकॉर्डिंग टू लिमिट्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है। तो फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन रूल्स जो है ये मैग्ना कार्टा कहलाता है। बाकी जो है इंटरनेशनल चार्टर या यूएन चार्टर ये ठीक ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैग्ना कार्टा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। उसके अलावा व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड, तो रेड क्लिफ अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कब अनाउंस किया गया था? अब ये रेड क्लिफ अवार्ड हमारे पास क्या है, क्यों इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है? तकरीबन 17 अगस्त 1947 को यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के 3 दिन बाद जो सरहदें हैं, जो इलाके हैं, उनका डिवीजन जो थी वो रेड क्लिफ जो है उसने की। ठीक है। जो वाइसराय था, वाइसराय हिंद, तो उसने की। तो इस जो सेपरेशन है, जो डिवीजन है, उसकी बेस पे इसको डिवीजन को रेड क्लिफ अवार्ड का नाम दिया गया। ठीक है। तो ये सर सिरिल रेड क्लिफ जो हैं जो ब्रिटिश लायर थे और अपॉइंट किए गए थे बाउंड्री कमीशन दोनों रीजन्स के लिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। ठीक है। तो 17 अगस्त 1947 को उन्होंने जो है डिवीजन की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और जो बॉर्डर्स ड्रा किए उन्होंने, उसको उन्होंने रेड क्लिफ का नाम दिया। और जो कंप्लीट इसका नाम होगा कि जब डिवीजन हो गई कंप्लीट तो रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस यानी हम अब डिवाइड कर देंगे ये इस तरह, इस पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है 17 अगस्त 1947 को होती है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास? तो यू नो वेरी वेल के हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में वेरी फर्स्ट एटम है। सेंटर में उसके न्यूक्लियस मौजूद होगी और अराउंड इट ओनली वन इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो एटॉमिक नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। वाशिंगटन इज इन विच स्टेट ऑफ यूएस? तो जो वाशिंगटन है ये टेरिटरी है वाशिंगटन डीसी की, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की एक टेरिटरी है, नॉट अ स्टेट ऑफ यूएस।
तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मैरीलैंड या कैलिफोर्निया या कोलंबिया कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दीज होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ टेरिटरी। व्हेन कोविड डेल्टा वेरिएंट डिस्कवर्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोविड डेल्टा वेरिएंट जो है वो कब डिस्कवर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेट 2020, यानी 2020 के एंड पे और 2021 के स्टार्ट में जो है ये कोविड डेल्टा, जिसे हम कोविड 19 का नाम देते हैं, तब डिस्कवर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 3 जून प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज। 3 जून को प्लान को क्या कहा जाता है? तो 3 जून प्लान को देख लेते हैं कि 3 जून प्लान जिसे लॉर्ड माउंट बैटन जो है उसने माउंट बैटन प्लान या फिर पार्टीशन प्लान का नाम दिया गया था। ये अनाउंस किया गया था तकरीबन 3 जून 1947 को। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान ज्यादा नाम से ये मशहूर है। इसमें जो पार्टीशन प्लान था ना, दोनों जो इंडिपेंडेंट डोमेन्स थे, इंडिया और पाकिस्तान, उनको उनकी पार्टीशन इसमें शामिल थी। और इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 शामिल था। ठीक है। जिसे इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी कहा जाता है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है, इसके अलावा माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है और पार्टीशन प्लान भी। डिफरेंट इसके नेम्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पार्टीशन प्लान। उसके बाद 17 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स टॉम इज सिचुएटेड इन। तो जो बाबर है, जो कि मुगल बादशाह था, उसकी जो कब्र है वो कहाँ पे मौजूद है? तो उसकी कब्र जो है वो अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद है। दीज डेज आप लोगों ने ग्रीन एंटरटेन या फिर ग्रीन चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा कि काबुली पुलाव के नेम से एक ड्रामा लगा हुआ था। तो वहां से आपने याद करना है कि जो बाबर है ना, मुगल एम्परर, वो उसकी जो कब्र है वो कहाँ पे मौजूद है? काबुल में, अफगानिस्तान में मौजूद है। उसके बाद विच कंट्री हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहले जो है ना, पिछले ही एमसीक्यूज की बात करते हैं 17 की, कि जो बाबर है उनको पहले जो है आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उनकी विश थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तो पहले उनको ओरिजिनली जो है वो आगरा में दफन किया गया था, लेकिन उसके जो रिमेन्स थे, ठीक है, रिमेनिंग जो उसके या कह सकते हैं बाद में उसके जो बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे, उनको फिर जो है काबुल की तरफ मूव करवाया गया और फिर वहीं पे काबुल में उसकी विश के अकॉर्डिंग जो है बरी किया गया, बरी। उसके बाद 18 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज आ जाते हैं, अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं। ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें तमाम बेसिक रूल्स शामिल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस और मैनर्स शामिल होते हैं, तमाम कंट्रीज के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। एवरी पर्सन कैन कह सकते हैं कि उनको याद रख सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं ओवरऑल बताती हूँ कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंट्री का है, तो उसमें यूके आ जाता है, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाइना, इसराइल। ये तमाम वो कंट्रीज हैं जिनके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वन ऑफ देम इज ऑल्सो ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद है? तो एज यू नो वेरी वेल कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 29,032 जो फीट है वहां पे चली जाती है, और मीटर्स में करते हैं तो 8,800 समथिंग जो इसकी हाइट है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? नेपाल में, तिब्बत में मौजूद है। नेपाल और तिब्बत में मौजूद है। कौन? हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। और अगर हम सेकंड पीक की बात करते हैं, तो सेकंड पीक जो है वर्ल्ड की, उसे केटू के नाम से बुलाया जाता है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन का नाम भी देते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये बलूचिस्तान वाली साइड पे मौजूद है।
ये भी आप याद रखें लाजमी, सेकंड हाईएस्ट पीक के बारे में भी पूछा जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन रेशो, कौन सी रेशो दी हुई है, 8:1, देन द रेशो ऑफ देयर एजेस इज। अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हम कर लेते हैं, मेरे पास दो वॉल्यूम्स हैं, मैं उन्हें कह देती हूँ दैट वन इज V1 एंड अनदर इज V2। दो वॉल्यूम्स हो गई हैं मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज करती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि रेशो ऑफ द क्यूब्स, ठीक है, रेशो ऑफ द क्यूब्स के लिए मैं यूज करती हूँ आर यूज कर लेती, ठीक है, आर यूज करती हूँ, R1 और R2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास R1 और R2, V1 एंड V2, R1 एंड R2। अब हमने क्या करना है, या फिर हम कर लेते हैं कि अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम के लिए हम जो है वो रेशियो 3 टाइम्स लेंगे, यानी R1 R2 R3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं इज इक्वल टू, मेरे पास R क्यूब है। ठीक है, कोई भी जो है वर्ड ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रेशियो ले लिया है, R स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने वॉल्यूम ली है V1/V2। तो दूसरा जो है मेरा R1 R2 जो है वो रिप्लेस होके अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इज इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, R2 का क्यूब। अब यहाँ पे उन्होंने हमें वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं, V1/V2 ये। ठीक है, तो V1 मेरे पास क्या होगी, 8:1। V1 क्या होगी, 8:1। तो मैं क्या लिख रही हूँ, 8/1, 8/1 हो गया। उसके बाद R1 का क्यूब ओवर R2 का क्यूब, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, R1/R2 का होल क्यूब हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने अब क्या करना है कि यहां से मैं क्यूब जो है वो काटती, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू 8:1 और टू क्यूब्स मेरे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो है क्यूब की फॉर्म में, यहाँ से 3 जो है वो कट होगा, तो पीछे मेरे पास 2 बच जाएगा, दो क्यूब थे ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास I1/I2 जो है वो 2:1 आ जाएगा। I1 या R1/R2 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो 2:1 जो है यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा, 2:1 20 एमसीक्यूज का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग देयर शैल बी डैश लेगिस्लेचर इन कंट्री। तो यहाँ पे यूनिकैमरल जो है लेगिस्लेचर मौजूद होगा, जैसे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूनिकैमरल लेगिस्लेचर मौजूद था। बट 1962 और 1970 जो वन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी दोनों जो है बाइकेमरल लेगिस्लेचर हैं दोनों। उसके बाद यानी नेशनल असेंबली भी और सेनेट भी। उसके बाद मुस्लिम परसेंटेज इन पाकिस्तान, मुसलमानों की कितनी परसेंटेज है पाकिस्तान में, तो 96%, 96 पॉइंट समथिंग है, 96.35% कह सकते हैं टोटल परसेंटेज मुसलमानों की जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बाकी जो हम कह सकते हैं कि फोर्थ जो पार्ट है, 4% जो है वो गैर मुस्लिम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 23 को, द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। बिग बैंग थ्योरी का आपको अच्छे से पता होगा, साइंस से रिलेट करता है ये टॉपिक, कि दुनिया जो है वो एक कूजे में बंद थी, अचानक एक जोरदार धमाका होता है, दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और उसके बाद वो तमाम टुकड़े जो है एक अपने रेगुलर सीक्वेंस में आ जाते हैं, और हर चीज जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव करना शुरू कर देती है। इसे हमने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था, और तकरीबन कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये अकर हुई, और क़यामत के साथ ही ये जो है बिग बैंग जो है ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सोलर सिस्टम कंप्लीट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये प्रपोज किसने की थी बिग बैंग थ्योरी, तो यहाँ पे हमारे पास जॉर्ज जॉर्ज लेमेट्र, या फिर इन्हें हम जॉर्ज लेमियर भी कह सकते हैं, टी को कांस्टेंट रख के। ठीक है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। उसके बाद
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मीन। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है इसका क्या मतलब होगा? जो थर्ड वर्ल्ड टर्म है ना, ये उन कंट्रीज से रिलेट करती है जो कि पुअर कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि पॉवर्टी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उससे गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे कंट्रीज को जो है हम कहते हैं दैट दे आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? दैट दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, जो पाकिस्तान भी है। उसके बाद 25 MCQs की तरफ मूव करते हैं। डैश इज कॉल्ड द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी जो है एक्चुअली ये एक प्लांट का नाम है, और दिस इज ट्राइड लेटिक्स। ये एक पावरफुल नारकोटिक है, जो कि कह सकते हैं कि जिसमें हीरोइन और मॉर्फिन वगैरह जो है मौजूद होती है। और जो नारकोटिक का मतलब ही ओपियम होता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक कॉन्स्टिट्यूट्स भी कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूट्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें मौजूद होता है ड्राइड लेटिक्स। ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट की जो है वो एक स्पीशी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीजेस इन किसके अंदर डिक्रीज करेगी? सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सेमीकंडक्टर क्या होंगे? जो कि ऐसे मटेरियल जो कि ना तो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही बहुत मुश्किल से। ठीक है, दैट नाइदर दे आर इंसुलेटर्स नॉर दे आर कंडक्टर्स। उनके दरमियान में जो आते हैं वो सेमीकंडक्टर आते हैं। तो उनकी रेसिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी। उसके बाद वाटर एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर एंड सॉल्ट। यानी हम बात करते हैं NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? NaCl, साल्ट प्लस क्या आएगा? वाटर। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे एसिड, ये हमारे पास बेस था NaOH, और HCl हमारे पास एसिड था। ये दोनों मिलके हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। क्या है? mass is same physical quantity as inertia। inertia करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। और inertia क्या है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टे इन मोशन और इन रेस्ट, जब तक उससे उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जो कि मेजर कर सक की जा सकती है या फिर क्वांटिफाई, यानी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो मास एंड इनर्शिया कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। इस वजह से दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान का जो है लास्ट गवर्नर जनरल वो कौन था? तो अब्दुल मतलब मलिक जो हैं, ये लास्ट गवर्नर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान के। तकरीबन 1971 में ही आए थे, और 1971 यानी अगस्त से तकरीबन दिसंबर तक रहे हैं। उसके बाद जो हैं ये चले गए हैं। तो लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो हैं वो अब्दुल मतलब मलिक रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 30 MCQs की तरफ। क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स में अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे तो हम उसको स्टार्च का नाम देंगे। अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स में स्टोर होते हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं मोंटेन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इज नाउन एज। अब ये कौन सी रिफॉर्म है? इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का भी नाम देते हैं। और ये हम लोग पहले जो हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हमारा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया जो है, ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो सेक्रेटरी था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया भी कहलाता है,
उसने एक जो एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पास करवाया फॉर दी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री के जो मुल्क है वो हम हासिल करेंगे जस्ट इंडियंस के लिए, उनकी सोची समझी चाल थी। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जेम्स फॉर्ड रिफॉर्म जिसे हम नाम देते हैं, और इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था डायरेक्ट इलेक्शंस का, डायआर्ची सिस्टम हुआ था, और डिफरेंट जो है फ्रेंचाइजीज ओपन हुई थी इसके रिजल्ट में, जेम्स फॉर्ड रिफॉर्म के यानी इंडियन एक्ट 1919 के रिजल्ट में। उसके बाद जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट होता है, तो उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट वोट्स के जरिए होते हैं जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स का भी नाम दिया जाता है। और यही चीज जो है प्रेसिडेंट के लिए होती है और यही वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एमसीक्यूज कर रहे थे हम लोग, यहाँ 32। तो इलेक्टोरल वोट्स यानी डायरेक्ट इलेक्टोरल जो वोट्स होते हैं उनसे सदर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना जो थी ये डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन। और अगर पूछा जाता है कि यूएस का करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो यूएस का जो करंट प्रेसिडेंट है अगर उसकी बात की जाए तो यू नो वेरी वेल कि जो बाइडन जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यूएस का। ये चीज भी आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद फातिमा जिन्ना की बात कर रहे थे, इन्होंने जो डेंटल की डिग्री है, डेंटिस्ट की डिग्री जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से हासिल की थी फातिमा जिन्ना ने। इसके अलावा व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर वैसे मार्क कर दिया गया है कि तकरीबन 88,1913 किलोमीटर पर स्क्वायर जो है, किलोमीटर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में पाकिस्तान का एरिया आता है। तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान वॉन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप इन, तो जब इमरान खान साहब जो है हमारे कप्तान थे 1992 में पाकिस्तान ने जो है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप विन किया था, उसके बाद अब तक पाकिस्तान जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप विन नहीं कर सका। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो है अपना इलाहाबाद का जो एड्रेस है वो दिया था। उसके बाद ओकोस इज अ ट्राइलेटरल डैश पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया द यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओकोस जो है ये अनाउंस किया गया था 15 सितंबर 2021 को। अब ये डैश है इज अ ट्राइलेटरल डैश पैक्ट, तो ये ट्राइलेटरल हमारे पास जो है डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, यूके के दरमियान, यूएस के दरमियान, ताकि फ्री और ओपन जो है उनके दरमियान जो कह सकते हैं कि बिटवीन देम जो सिक्योरिटी है वो पैदा की जा सके ताकि उनके जो हालात हैं उनको स्टेबल किया जा सके। ठीक है, ये तकरीबन 15 सितंबर 2021 को किया गया था। उसके बाद हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था। चौधरी रहमत अली जो हैं ये एक्टिविस्ट थे पाकिस्तान मूवमेंट के, और इन्होंने पंपलेट जो हैं वो भी पब्लिश किए थे नाउ और नेवर के नेम से, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बस इतना ही काफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार प्रो, तो ये कौन सा कंट्री होगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट हैं, क्यों इन्होंने ये लॉन्च किया था ये देखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये फर्स्ट अरब कंट्री बना जिसने मार्स प्रोब जो है वो एमिरेट्स मार्स मिशन में जो है होप प्रोब के नेम से भेजा था। तकरीबन 20 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तकरीबन 2021 में यानी कहा जा सकता है कि पूरे एक साल के बाद, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा लेकिन साल के बाद जो है 2021 में ये वापस आया। इसका गोल क्या था, एक तो इन्होंने मतलब 50th एनिवर्सरी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनकी यूनियन की खुशी में जो है इन्होंने ये प्रोब जो है वो भेजा मार्स पे।
ठीक है। और इसके अलावा इनका माइंड क्या था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है वो अरब कंट्रीज का भी पार्ट होना चाहिए, और साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस एप्लीकेशंस में भी हमारा जो है अहम रोल होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने जो है ये मार्स प्रोब जो है ये लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 40 देखते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी विच गैस इज यूज। तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल के दरमियान इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है वनस्पति घी या डिफरेंट जो घी हम यूज करते हैं उनमें हाइड्रोजन का जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ रहा होता है, तो ये जो प्रोसेस है उसमें रेडी रिडक्शन हो रही होती है। तो बनास्पति घी जो है वो बन रहा होता है वेजिटेबल ऑयल्स से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हमने देख लिया। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो करेंसी। कितने कंट्रीज हैं जो कि यूरो करेंसी यूज कर रहे हैं। जो कहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज है ना, तकरीबन 27 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, उनमें से तकरीबन 20 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यूरो करेंसी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कि मुल्क मिलकर ये 20 कंट्रीज यूरो जोन कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ यूरो एरिया या यूरो मनी। ठीक है। उसके बाद कोविड डेथ इन वर्ल्ड टिल सितंबर 2021, तकरीबन 5 मिलियन के अराउंड जो है इनकी डेथ्स हुई थी पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद कंटेनमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ विच कंट्री। जो कंटेनमेंट है इसका पूछा गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इन्होंने ओरिजिनेट की कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग। तो उस टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट कंटेनमेंट पॉलिसी थी, जो दूसरी कम्युनिस्ट स्टेट्स थी जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहा था, तो जो पेंटागन पेपर्स थे, एक तो कहा जाता है कि ये लीक हुए थे उस वक्त, जिसके नतीजे में जो मिलिट्री एक्शंस थे चाइना के और डिफरेंट यानी वॉर कह सकते हैं उसका आगाज जो था, वो यही वजूहत थी। डिफरेंट इसके पीछे वजूहत आ जाती हैं। तो इसके नतीजे में जो वियतनाम वॉर है वो या कोल्ड वॉर जो है उसका आगाज हो गया। तो ये यूएस है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस। डैश इज प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड द स्टार्स। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटे न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो सन और स्टार्स के पास मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी ब्लिंकिंग हो रही है, उनके पास रोशनी मौजूद है। उसके बाद विच वुमेन प्लेड अ रोल इन लाहौर रेजोल्यूशन। तो ये मोहम्मद अली जौहर की जो बेवा हैं उन्होंने इसके अंदर अहम किरदार अदा किया, जिनका नाम अमजदी बानो बेगम था। तो ही वॉज ओनली द वुमेन टू साइन लाहौर रेजोल्यूशन, सिर्फ एक औरत थी और इन्होंने अहम किरदार अदा किया। बेवा जब हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, और एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर लीडर जो है उसका किरदार अदा किया किसने, अमजद बानो बेगम ने, और बेगम मोहम्मद अली जौहर भी कह सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन शिमला डेपुटेशन। तकरीबन शिमला डेपुटेशन के अंदर जो है 35 मेंबर्स मौजूद थे। और ये शिमला डेपुटेशन जो है ये एक प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग है, और जो कि अक्टूबर 1906 के अंदर जो है ये शिमला डेपुटेशन होती है, 1 अक्टूबर 1906 में। और तकरीबन इसमें 35 मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो मौजूद थे। 35 मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो मौजूद थे, जिन्हें एज अ लीडर आगा खान ने जो है वो इलेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। एफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो आईफल टावर है ये तकरीबन 330 मीटर जो है ये लंबा है, और कहा जाता है कि दैट दिस इज टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन पेरिस।
जो पेरिस है वो फ्रांस में मौजूद है। 1887 में ये जो आईफल टावर है ये बनाया गया था। फ्रांस के कैपिटल यानी पेरिस में ये मौजूद है। और इसकी अभी ऊंचाई मैंने बताई कि तकरीबन 1063 फीट जो है इसकी लंबाई है। बस इतना सा याद रख लें कि आईफल टावर टावर जो है वो पेरिस में, और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। और पेरिस क्या है? फ्रांस का कैपिटल है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम, इसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बायोम की, तो ये जियोग्राफिकल रीजन होती है एक स्पेसिफिक क्लाइमेट और एनिमल्स लाइफ के साथ, जिसमें जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं वो आपस में मिली होती हैं। और बायोस्फीयर की बात करते हैं तो वो एक सेपरेट पॉइंट आ जाता है, जो कि कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एक्सिस्ट। तकरीबन तमाम किस्म के जब इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे तो वो बायोस्फीयर बना देंगे। तो यहाँ पे हम बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो हमारे पास होगा इकोसिस्टम। फॉर स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, तो स्प्रेडशीट के लिए यू नो वेरी वेल कि हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल का। फंक्शन की ओपनिंग जो है, ओपनिंग हेल्प के लिए जो यूज होती है वो F1 है। जब हम प्रेस करते हैं विंडोज पे, ठीक है, क्या करते हैं? प्रेस F1 विंडोज पे, डेस्कटॉप पे। फिर हम हेल्प का ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे F1 प्रेस करते हैं टू ओपन द हेल्प फॉर द एक्टिव विंडो। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। F12 की इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, F12 की जो है वो सेव एज के लिए यूज की जाती है। F12 की ये शॉर्टकट कीज में सारी चीजें जो है ये मेंशन की जाती हैं, और ये आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि ये चीजें आप लाजमी माइंड में रखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन चीजों लाजमी माइंड में रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, आस्क भी सर्च इंजन है। जो नहीं है वो विंडो नहीं है, विंडो सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, गूगल, याहू और आस्क तीनों सर्च इंजन है। तो 53 वाला जो है यहाँ पे जो ऑप्शन लगाया हुआ है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, ऑप्शन डी। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस लेस देन इज यूज्ड फॉर, तो ये यहाँ पे लेस देन हम यूज कर रहे हैं फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट टेक्स्ट जो होगा उसको डिक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ए ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद 55, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 55 है, व्हेन यू ओपन वेब ब्राउजर विच पेज इज ओपन, जैसे ही आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपके सामने होम पेज आता है, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद 8/9 राइट इन एक्सेल विदाउट फॉर्मूला देन इट शोज, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये 8/9 जो है ये हम यूज करते हैं या तो डेसिमल्स के लिए, या डेट्स के लिए, या फिर फोन नंबर्स के लिए, या सिक्योरिटी नंबर्स के लिए, या परसेंटेज के लिए, या करेंसी के लिए। तो यहाँ पे इनमें से हमारे पास एक आ जाती है डेट। डेट के लिए ये यूज होता है, ना कि फ्रैक्शन और टेबल वगैरह के लिए। उसके बाद व्हाट डज नाउ इनटू ब्रैकेट्स फंक्शन रिटर्न इन द एक्सेल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जस्ट वेट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? नाउ साइन के लिए करंट टाइम, नाउ का मतलब ही अब होता है, यहीं से आपने अंदाजा लगा देना है। करंट डेट, टाइम और जो सीरियल नंबर्स वगैरह होते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद विच की इज यूज्ड फॉर रीडो इन एमएस वर्ड, तो कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रीडू के तौर पर यूज होता है। मल्टीपल एक्शंस हम इसके जरिए परफॉर्म करते हैं, रिपीटेडली एक्शंस जो हैं वो रीडन किए जाते हैं कंट्रोल प्लस वाई के जरिए। और रीडू जो बटन है सिर्फ उस वक्त अपेयर होता है जब आप किसी भी एक्शन को अनडन करते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद डैश इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट एट अ टाइम इन एमएस वर्ड, राइट की तरफ हमने मूव करना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट टेक्स्ट है उसे राइट की तरफ जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो शॉर्टकट की का यूज करेंगे। उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगी कर्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट, तो स्लाइड जो है वो यूज होती है प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी शीट और पेपर वगैरह इस्तेमाल नहीं होते।
ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर पॉइंट की, उसमें स्लाइड जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। साइबर सिक्योरिटी, ये पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 62, टू राइट टू इन एक्सकेयर इन वर्ड वी यूज द की, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल पॉजिटिव जो है ये साइन हम यूज करते हैं, प्लस प्लस का साइन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, डैश ऑप्शन यूज टू सेव आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड। तो ये ऑटो रिकवर है, खुद ऑटो रिकवर का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं की होती। तो जैसे ही आप बंद करने लगते हैं या फिर देर बाद उसको ओपन करते हैं तो ऑटो रिकवर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होता है कि अगर आप ऑटो रिकवर पे लगाया हुआ है तो ऑटो रिकवर सामने आया है तो आपकी पिछली जो फाइल है जो आप सेव नहीं कर सके आपके सामने आ जानी है। तो इसी तरह हर 10 मिनट के बाद जो फाइल को सेव करता है वो भी ऑटो रिकवर का ऑप्शन है। आपने फाइल की तरफ जाना है, फिर सिलेक्ट ऑप्शंस को कलेक्ट करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक सेव पे, और फिर अंडर सेव डॉक्यूमेंट्स जो है कोई बना कोई नंबर एंटर करना है, इंफॉर्मेशन देनी है हर बॉक्स की, और फिर क्लिक ओके कर देना है। उसके नतीजे में ये ऑटो रिकवर हो जाएगा हर 10 मिनट के बाद। उसके बाद विच वन इज द मोस्ट सुइटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन एमएस ऑफिस। अब ये जो मैक्रो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टेक्स्ट। कैसे, कोई भी आपने वर्ड पहले लिखा है, एमएस ऑफिस पहले लिखा है, ठीक है, तो जब आप ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क जो हैं या फिर मैक्रो जो है ये यूज करेंगे तो आपको वो वर्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सजेशन आपके सामने आ जाएगा कि ये वर्ड आप यूज करें। ठीक है। वट इज टू बी यूज टू ऐड टेक्स्ट इन स्लाइड। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो स्लाइड के अंदर इज यूज टू ऐड अ टेक्स्ट इन slide. The dash option is used to show a specific row or column on every printed page. ये प्रिंट टाइटल ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। स्पेसिफिक रो है और स्पेसिफिक कॉलम है प्रिंटेड पेज पे। फिर विच की इज यूज टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जो है पास्ट पेपर्स में पहले भी पूछा गया है। चार्ट क्रिएट करने के लिए F11 की जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, टू ओपन फाइल आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर वर्क दैट यू लास्ट एंड्स। तो वो बुक मार्क के जरिए जहां पे आपने एंड किया था, जिस पेज पे एंड किया था, आप वहां से अगेन रीस्टार्ट कर सकते हैं, अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। टू व्यू द वेबसाइट वी यूज, कोई भी वेबसाइट को देखने के लिए हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं ना कि व्हाट्सएप का, बल्कि आजकल तो एआई के यूज से हम व्हाट्सएप से भी ब्राउजर जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वेबसाइट जो है वो ब्राउजर ब्राउजर से ही हम देख सकते हैं। विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो कलरिंग और ये सारी चीजें जो हैं ये कलर स्कीम में आती हैं, कलर स्कीम के अंदर, बाकी चीजों में नहीं आती। उसके बाद इन एक्सेल अ डाटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट, अ सेल रेफरेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेल रेफरेंस से ये बिलोंग करता है। उसके बाद चूंकि डाटा सीरीज क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा या फिर रिलेटेड डाटा पॉइंट्स जो कि एक चार्ट के अंदर प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है। तो जो डाटा सीरीज है हमारे पास ये रो या कॉलम होगी किसी भी नंबर की एक वर्कशीट के अंदर जो कि प्लॉट की जाती है किसी चार्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सेल रेफरेंस। डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर फॉर्मेटिंग टूल बार में जो है ये डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन जो है मौजूद होता है। डिजाइन टेम्पलेट जो है ये ऑप्शन अंडर डिजाइन टैब के मौजूद होता है इन एक्चुअल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो वेरी सिंपल, हाइपरलिंक इज यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर एंड दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एडिड ऑन द टॉप ऑफ द पेज। तो टॉप ऑफ द पेज पे हमारे पास हेडर आएगा, और अगर बात करते हैं एंड ऑफ द पेज तो फुटर आएगा, मार्जिन साइड्स पे आएगा। वी कैन ऐड इन एमएस पावर पॉइंट, हम तमाम चीजें एनिमेशन वीडियो ऑडियो सब कुछ ऐड कर सकते हैं। विच वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड इन एमएस एक्सेल। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है। हैश वैल्यू विच टाइप ऑफ एरर रिकॉर्ड इन एक्सेल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आती है, 1 2 3 4 के साथ हैश का साइन यूज होता है, यू नो वेरी वेल। विच इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ अल कुरान। तो सूरा बकरा जो है वो सबसे लंबी सूरा है कुरान मजीद के अंदर। विच इज द शॉर्टेस्ट सूरा। तो सूरा कौसर जो है, इन्ना अतईना कल कौसर, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट सूरा है। व्हेन ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी, 2 हिजरी को जो है ज़कात जो है ये फर्ज हो जाती है मुसलमानों पर।
और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़कात के कितने मुसारिफ हैं। तो देयर आर 8 मुसारिफ हैं जो ज़कात है इसके। इसके अलावा ज़कात का मीनिंग भी पूछा जाता है, और ज़कात किस धुमान का लफ्ज़ है ये भी पूछा जाता है। व्हेन किबला चेंज्ड, किबला जो है वो 2 हिजरी को ही चेंज हुआ था, और ये मुस्लिम जो है ये नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है। और कुरान की जो सूरा 2 है ना, उसकी वर्सेस 144 जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है किबला के बारे में, कि हम जो हैं चाहते हैं कि यकीनन देखना चाहते हैं हम तुम्हारे जो चेहरे हैं वो जन्नत की तरफ। तो यही यानी अल्लाह ताला की तरफ से यही ऑर्डर था कि अपना जो मुंह है वो किबला की तरफ कर लें, ताकि ये भी यानी टर्न योर फेस टुवर्ड मस्जिदुल हराम। ठीक है, अल मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ अपने चेहरे जो हैं वो बदल लो। 2 हिजरी को जो किबला है वो चेंज होता है। द निसाब ऑन जक़ात ऑन गोल्ड इज, गोल्ड पे तकरीबन 7/1/2 जो तोला है वो 7.5 भी कह सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो पे करेगा जक़ात मिनिमम। तकरीबन ये बनता है 87.48 ग्राम्स जो है गोल्ड का, या इससे इक्वलेंट जो है फुल लूनर ईयर के लिए। ठीक है, चांद फुल लूनर ईयर के लिए। तो ये जक़ात जो है वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। पिलर्स के रिगार्डिंग भी इससे पूछा जाता है कितनवा है, क्या होता है मीनिंग। पहले मैंने आपको बताया कि पूछा जा सकता है इसका। फर्स्ट गजवा इन इस्लाम इन विच मुस्लिम फॉट, तो वो हमारे पास गजवा अबवा है। गजवा अबवा फर्स्ट गजवा। सेकंड जो है वो गजवा बदर है हमारे पास। उसके बाद इमाम दारुल हिजरत वाज द टाइटल ऑफ, तो ये इमाम मालिक जो है उनका नाम था, टाइटल ऑफ इमाम मालिक। वो कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ फिक्का। फिक्का के बहुत ज्यादा जो हैं वो जाने माने स्कॉलर हैं। ठीक है। और तकरीबन जो उनकी अहादीस हैं 1,000, तकरीबन 1,500 से ज्यादा उनकी अहादीस हैं, यानी 1,700 समथिंग जो उनकी अहादीस हैं वो हैं। उसके बाद अल मोता जो है वो किसने लिखी है, वो भी 8th सेंचुरी में जो है इमाम मालिक ने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इमाम ये हो गया नेम द ट्राइब ऑफ हजरत हलीमा सादिया द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। तो बनु साद जो है उससे बिलोंग करती थी हजरत हलीमा सादिया, दाई हलीमा सादिया। किसिंग ऑफ हजरे असवद इज कॉल्ड, ये इस्लाम कहलाता है। हजरे असवद को चूमना जो है ये इस्लाम कहलाता है। ठीक है, जो ब्लैक स्टोन है जिसे कहा जाता है। उसके बाद मुंह बोले बेटे का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया है, सूरह अहज़ाब में। और किससे रिलेटेड आया है, हजरत जैद बिन हारिस से रिलेटेड, वो वहद सहाबी जिनका नाम कुरान मजीद में आया है, हजरत जैद बिन हारसा। उसके बाद दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, कहते हैं आराम गह नूरे जहाँ है। ये शेर किसका है, ये त्लोक चंद महरूम का है। ये इजी चीजें हैं, ये आपने खुद याद करनी होती हैं। अगर याद की होंगी तो आपको अच्छे से आएंगी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आपके तुक्के ही चलेंगे। ज्यादा पैमा का मफहूम क्या है, तो इसका मफहूम है मुसाफिर। ये जो ज्यादा पैमा है, अगर मैं इसके लिए एक यानी ज्यादा पैमाइए तस्लीमो रजा भी ना सही। ठीक है। या फिर इकबाल का जो तराना बांगे दरा है, गोया होता है ज्यादा ज्यादा पेमा फिर कारवां हमारा। उससे ये जो है ज्यादा पेमा का लिया गया है कि कारवां से तो हम फौरन मुसाफिर जो है वर्ड ले सकते हैं। उसके बाद नूरे जहां का, नूर जहां का मिजार कहाँ पे मौजूद है, ये नूर जहां का जो मिजार है ये मौजूद है अ, नूर जहां का, सॉरी, नूर जहां का मिजार किसकी नज़म है, कहाँ पे मौजूद नहीं है, वही मैं कंफ्यूज हो गई, त्रोक चंद महरूम की। उसके बाद फलाहत के मानी है, फलाहत जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है काश्तकारी, ज़राअत, तजारत, खेती बाड़ी। तो यहाँ पे बाकी तो वर्ड नहीं है, खेती बाड़ी है हमारे पास, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। सितारा या बादबान के मुसन्निफ कौन है, सितारा या बादबान के मुसन्निफ जो हैं वो हमारे पास है मोहम्मद हसन अस्करी। उसके बाद है रवायत और इनफरादी सलाहियत का नजरिया जो है वो टीसी एलियट ने दिया है। ये टीसी एलियट जो है ये
पोइट भी रहे हैं और एसियस्ट भी रहे हैं, यानी जो मजमून निगार होते हैं ना, वो भी रहे हैं। एक पोइट और मजमून निगार, प्ले राइट भी रहे। और तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज की जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है वो टी एस एलियट ने जो है लिखी है। उसके अलावा बुए गुल ले गई बैरूने चमने चमन जारे राजे चमन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गमाजे चमन। गमाजे चमन यहाँ पे क्या है, अब देखें, राजे चमन, गमाजे चमन। तो यहाँ पे इन एक्चुअल राजे चमन और गमाजे चमन जो हैं वो इस्तारा है, यानी ये जो वर्ड हैं राजे चमन और गमाजे चमन, ये वर्ड जो हैं ये उधार लिए गए हैं। और उधार का वर्ड इस्तारा के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि तशबीह और कनाया के लिए। सब रस को सबसे पहले किसने मुतारफ करवाया, तो मुल्ला वजही ने। दुरुस्त फिक्रा की निशानदही पूरी मजलिस गमो अलम में डूब गई। दुरुस्त ज़रबो मिसल है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, जल को नहीं करती, सारे तालाब को गंदा करती है। मुहावरे के लिए कितने लफ्जों का होना जरूरी है, किसी भी मुहावरे के लिए दो लफ्जों का होना बहुत जरूरी है। शिकवा जवाबे शिकवा कौन सी सिंफ में रखी गई है, लिखी गई है, मुसद्दस, जिसमें कहा जा सकता है कि छह बंद जिसके अंदर मौजूद होते हैं ना वो। उसके बाद वो नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए वो लकब कहलाता है। यहाँ पे आके हमारा 2022 का एक और पेपर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।